हालांकि मिसेस टंडन जानती थी कि श्री मेहरा उनकी बेटी को फिर से धोखा देने वाले हैं, फिर भी उन्होंने कोई असंतोष नहीं दिखाया। एक लड़की होने के नाते अगर शर्मिला टंडन को कागज मोड़ने की आदत थी, तो ये दिन भर सिक्का उछालने के बारे में सोचने से कहीं अधिक सामान्य बात थी। शर्मिला टंडन ने जगत मेहरा के कागज मोड़ने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया। उसे गंजे चाचा के इस दावे पर कोई संदेह नहीं था कि ये जादुई कागज। अंत में जगत मेहरा ने कागज को कछुए की आकृति में मोड़कर मोटी लड़की को दे दिया। उसने गंभीरता से कहा, यह जादुई कागज तुम्हारे लिए है। मुझे आशा है कि एक दिन तुम जादू में महारत हासिल कर लोगी और एक जादुई लड़की बनोगी। शर्मिला टंडन ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। शी लिंग की मां को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को इतनी गंभीरता से बचकानी बातें करते देखकर हंसे या रोए। उन्होंने कहा, श्री मेहरा, मेरा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। क्या आप आकर बैठना चाहेंगे या फिर साथ में खाना खाएं? जगत मेहरा खड़ी हुई और मुस्कुराई। नहीं, मुझे अभी कुछ काम करना है, मैं पहले जा रही हूं। गंजे चाचा की पीठ को देखते हुए मिसेस टंडन को अचानक याद आया कि वह उनका संपर्क विवरण मांगना भूल गई थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद भविष्य में उनका कोई संपर्क ना हो। उन्होंने सिर हिलाया और अपनी बेटी को खींचा, जो अभी भी उसी दिशा में देख रही थी जिधर जगत मेहरा गया था। जगत मेहरा ने ट्रेन का टिकट खरीदा और तेजपुर सिटी जाने की तैयारी करने लगा। कार में बैठे बैठे उसे फिर से शर्मिला टंडन के सिक्के की याद आ गई। उसे अब भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि सिक्के को महसूस करने की उसकी क्षमता कम क्यों हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सिक्के पर मौजूद कुछ कण या ऊर्जा जो उसे महसूस करने में सहायक होती है, बहुत अधिक लोगों के कारण उससे अलग हो गई हो? इसकी पुष्टि करने के लिए उसने शर्मिला टंडन को एक ऐसी वस्तु दी जिससे उसके साथ ईएसपी कनेक्शन स्थापित हो सके। मूल रूप से सबसे अच्छा होता अगर वह पहले वाला ही एक आरएमबी का सिक्का होता, लेकिन वह सिक्के के साथ कनेक्शन दोबारा स्थापित नहीं कर पाया था। इसलिए उसके पास उसे एक 4 पेपर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका एक 4 पेपर से काफी समय से एक खास रिश्ता था, लेकिन उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। मोटी लड़की को पेपर देने के बाद वह देखना चाहता था कि क्या यह सिक्के जैसा ही असर करेगा। तरुण गोयल का निवास स्थान उनके निजी क्लिनिक से अलग था। हालांकि उनका निवास स्थान किराए पर था, जबकि क्लिनिक की संपत्ति खरीदी गई थी। यह काफी अजीब था। हालांकि तरुण गोयल की यादों को याद करते हुए वो अक्सर खून पीने के बाद क्लिनिक में सो जाता था। यह समझ में आता था, यही उसका मुख्य अड्डा था। तरुण गोयल के उपचार के दौरान वे मरीज को साधारण जांच के लिए अपने क्लिनिक में बुलाते थे। फिर वे मरीज का रक्त निकालते थे। रक्त निकालने के बाद मरीज अगले दिन अधिक विस्तृत उपचार के लिए वापस आता था। खून निकालने के बाद नर्स खून को उसके दफ्तर में ले आती थी। देखने में ऐसा लगता था कि वो खून की जांच के लिए मशीन चला रहा है, लेकिन असल में वो चुपके से खून पी रहा था। उसने जो खून निकाला था वो कम नहीं था, शायद 200 मिलीलीटर से अधिक था। यह स्पष्ट नहीं था कि उसने मरीज को कैसे मना लिया। अगर तरुण गोयल नए रक्त को प्राप्त करने के लिए केवल इसी विधि पर निर्भर था, तो वो कोई बेहद दुष्ट व्यक्ति, मतलब दुष्ट आत्मा नहीं था। हालांकि तरुण गोयल की यादें रखने वाले जगत मेहरा को अच्छी तरह पता था कि उस व्यक्ति ने कई लोगों को मारा था। उसने न केवल विदेशों में लोगों को मारा था, बल्कि देश में भी हत्याएं की थी। जगत मेहरा सीधे उस गली में नहीं गया जहां तरुण गोयल का क्लिनिक स्थित था। इसके बजाय वह दूर से एक ऊंची इमारत की छत पर चढ़ गया और फिर आसपास के लोगों और इलाके का दूर से निरीक्षण करने के लिए अपनी इंफ्रारेड दृष्टि का उपयोग किया। दरअसल यहां आते समय उन्होंने पहले ही मानचित्र ऐप का उपयोग करके आसपास के भूभाग का एक साधारण अवलोकन कर लिया था। अब उन्हें बस कुछ वास्तविक दृश्यों को मानचित्र की संरचना के साथ मिलाकर अपने मन में
एक अधिक विस्तृत होलोग्राफिक छवि बनानी थी। 10 मिनट से अधिक समय तक अवलोकन करने के बाद जगत मेहरा ने दिशा बदल दी और एक बस लेकर दूसरी ऊंची इमारत की ओर चल पड़ा। ऊपर पहुंचने का रास्ता ढूंढकर उसने क्लिनिक के आसपास की स्थिति का अवलोकन जारी रखा। इस कोण से वो उन अंधे क्षेत्रों को देख सकता था जिन्हें वो पिछली इमारत की छत से नहीं देख पा रहा था। 3 अलग अलग स्थानों से अवलोकन करने के बाद जगत मेहरा धीरे धीरे उस गली की ओर बढ़ा जहां क्लिनिक स्थित था। दरअसल उनका इरादा केवल ऊंची जगह से इलाके का अवलोकन करना था ताकि उन्हें भूभाग की अच्छी समझ हो सके। उन्होंने क्लिनिक में प्रवेश करने और दुर्घटना की स्थिति में भागने का रास्ता भी तय कर रखा था। हालांकि अपने पहले निरीक्षण के दौरान उन्हें कुछ अजीब लगा। जिस इमारत में क्लिनिक स्थित था उसके बाहर सड़क के उस पार तिरछे खड़ी एक काली पासेट कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। हालांकि कार की साइड वाली खिड़की बंद थी, इंजन चालू नहीं था और एयर कंडीशनर भी नहीं चल रहा था। 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था और वह व्यक्ति वहां से नहीं गया। हालांकि उनका इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग मोड कार में बैठे यात्रियों के ताप स्रोत को नहीं देख सका। फिर भी कार के बाहरी हिस्से के ताप स्रोत के माध्यम से यह निर्धारित करना संभव था कि इंजन चल रहा है या एयर कंडीशनर चल रहा है। ओस अभी थमी थी, इसलिए तापमान में गिरावट शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन तेजपुर में इन दिनों तापमान अजीबोगरीब था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन बाहर का अधिकतम तापमान अभी भी 33 डिग्री सेल्सियस था। ऊपर से हवा भी नहीं चल रही थी और बहुत उमस थी। खिड़कियां या एयर कंडीशनर चलाए बिना कार में बैठे रहना बहुत असहज होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार के दूसरी तरफ की खिड़की खुली हो। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हो सकता है वो व्यक्ति कार में किसी का इंतजार कर रहा हो, या ड्राइवर को दस्त या कोई और समस्या हो और उसके पास आने का समय ना हो। हालांकि उत्पीड़न संबंधी भ्रम से ग्रस्त जगत मेहरा के लिए जब तक उसे जरा सा भी संदिग्ध बिंदु नजर आता था, वो उसे अपनी कल्पना से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाता था। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक कुछ और जगहों से अपना नजरिया बदला और एक ऊंची जगह से इलाके का निरीक्षण करता रहा। फिर उसने देखा कि 1 घंटे बाद भी कार हिली नहीं थी। एयर कंडीशनर चालू नहीं हुआ था और इंजन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति अभी भी कार में था या नजरिया बदलते समय बाहर निकल गया था। लेकिन उसने इस कार पर एक का निशान जरूर लगा दिया था। उसे बाद में इस पर और ध्यान देना होगा। जगत मेहरा धीरे धीरे उस गली की ओर बढ़ने लगा जहां तरुण गोयल का क्लिनिक स्थित था। वो बहुत धीमी गति से चल रहा था और उसने अपनी इंफ्रारेड दृष्टि को सक्रिय रखा हुआ था। उसकी सुनने और सूंघने की क्षमता भी लगातार उसके आसपास की जानकारी एकत्र कर रही थी। उसने काली पासेट कार पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे उस पर संदेह था। हालांकि उसने विग और टोपी पहन रखी थी, फिर भी उसने हर तरह के निगरानी कैमरों से बचने की कोशिश की। अगर उनसे बचना नामुमकिन था तो वह नहीं चाहता था कि उसके चेहरे की बहुत सारी तस्वीरें खींची जाएं। तरुण गोयल के क्लिनिक वाली इमारत से 100 मीटर से अधिक दूर जाकर वह रुक गया। उसने रास्ते में खरीदी हुई एक च्यूइंग गम निकाली और चबाने लगा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने फोन में देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी का या किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन असल में वो अपने दाहिनी ओर 10 मीटर से अधिक दूरी पर खड़ी एक काली पासेट कार पर ध्यान दे रहा था। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर लोग जरूर थे और वे 2 लोग थे। धत तेरे की, एयर कंडीशनर चालू करो, आज बहुत गर्मी है, चाहकर भी नींद नहीं आ रही। नियमों के अनुसार हम एयर कंडीशनर चालू नहीं कर सकते। क्या संदिग्ध ने यह नहीं कहा था कि वह शंघाई गया था? उन्हें अभी तक वह वहां नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ सुना हो और पहले ही भाग गया हो? तो फिर हम यहां समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें ओल्ड टैन को बताना चाहिए। मुझे नाइट शिफ्ट चुननी चाहिए थी।
दिन भर कष्ट सहने से बेहतर है कि पूरी रात जागते रहूं। तो तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं तो वैसे भी दिन में काम करता रहूंगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कल तापमान गिरेगा। जगत मेहरा 20 मिनट से अधिक समय तक वहीं खड़ा रहा। जो सुनना चाहता था वो सुनने के बाद उसने चबाए हुए गम को उस बॉल पेन से लपेट दिया जिससे उसका जुड़ाव हो गया था। फिर मानो कुछ हुआ ही न हो, वो सड़क के किनारे किनारे चलकर पासैट कार की ओर बढ़ा। पासैट और एक दो अन्य कारों के बीच से गुजरते हुए उसने सड़क पार की और उस इमारत के विपरीत दिशा में चला गया जहां तरुण गोयल का क्लिनिक स्थित था। जब जगत मेहरा पासैट के पिछले हिस्से से गुजरा तो उसने अपने हाथ में मौजूद च्युइंग गम की गोली को पासैट के पिछले हिस्से पर चिपका दिया। अगर कार में बैठे लोगों को बाद में कार के पीछे चिपकी हुई च्युइंग गम मिल भी जाती तो वे ज्यादा से ज्यादा उन्हें असंस्कारी या बेशर्म कहकर डांटते। उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। यहां तक कि अगर च्युइंग गम हटा दी जाती और बॉल पॉइंट पेन की पुतली सावधानी से मिल भी जाती तब भी उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हालांकि ये चीज जगत मेहरा के लिए जीपीएस लोकेटर के बराबर थी। जो कुछ उसने अभी सुना उससे यही लगता है कि काली पासैट कार में सवार दोनों व्यक्ति संभवतः पुलिस के थे, अन्यथा वे संदिग्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते। हालांकि पुलिस तरुण गोयल के लिए यहां नहीं थी। फिर भी जगत मेहरा को लगा कि जिस संदिग्ध की वे बात कर रहे थे वह संभवतः तरुण गोयल ही था, क्योंकि उन्होंने बताया कि संदिग्ध पेरिस गया था और पेरिस ही वो शहर था जहां जगत मेहरा की मुलाकात तरुण गोयल से हुई थी। लेकिन अगर वह तरुण गोयल भी था तो यह कहना मुश्किल था कि पुलिस उस पर नजर क्यों रख रही थी। आखिरकार यह व्यक्ति कई मामलों में शामिल था। अवैध चिकित्सा पद्धति, धोखाधड़ी, हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी इसके संभावित कारण हो सकते थे। लेकिन मामला चाहे जो भी हो, छोटा नहीं होना चाहिए था, वरना पेरिस जाने की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने उसके क्लिनिक के बाहर घात लगाकर उस पर हमला करने के लिए लोगों को नहीं भेजा होता। उन्हें 24 घंटे बारी बारी से उस पर नजर भी रखनी पड़ती थी। तरुण गोयल की याददाश्त से जगत मेहरा को पता चला कि तरुण गोयल ने 1 महीने से अधिक समय पहले अपॉइंटमेंट लेना बंद कर दिया था। पहले उसे लगता था कि तरुण गोयल को खून पीने की समस्या है। सामान्य खून से उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे विकृत प्राणियों के खून की जरूरत थी। इसलिए वो अन्य विकृत प्राणियों को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें सपना गौर को अन्य पिशाचों को पकड़ने के लिए मजबूर करना भी शामिल था। लेकिन क्या अब ऐसा हो सकता है कि तरुण गोयल को पहले ही ये एहसास हो गया हो कि पुलिस उस पर नजर रख रही है? अन्यथा जब तरुण गोयल 8 अक्टूबर को एक अपॉइंटमेंट के लिए पेरिस गए थे तो पुलिस 12 अक्टूबर को उनके क्लिनिक पर नजर क्यों रख रही होती? या फिर जब वो पेरिस गया तो पुलिस पहले से ही उस पर नजर रख रही थी, लेकिन बाद में वो उनसे बच निकला? जगत मेहरा पेरिस में किए गए अपने सभी कार्यों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका और ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या पुलिस तरुण गोयल की जांच करते समय उस पर ध्यान देगी। तरुण गोयल से उसका सीधा संपर्क केवल तभी हुआ जब वो उसे उस सुनसान जगह पर ले गया और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। उससे पहले उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला कोई सुराग नहीं था। अगर पुलिस को 8 अक्टूबर की रात को तरुण गोयल के सड़क पार करने का निगरानी वीडियो मिल भी जाता तो उन्हें यह नहीं लगता कि वह जगत मेहरा का पीछा कर रहा था, क्योंकि जब तरुण गोयल उसका पीछा कर रहा था तब वो उससे कुछ ही मीटर दूर था। जब तक पुलिस को उसकी क्षमता का पता ना हो, आम लोग ये नहीं सोचेंगे कि वह जगत मेहरा का पीछा कर रहा था। जगत मेहरा ने ध्यान से सोचा। जब वह तरुण गोयल को उस सुनसान बंजर भूमि में ले गया था तो क्या चौराहे पर लगे निगरानी कैमरों ने उन्हें पकड़ लिया था? उदाहरण के लिए, यदि वह और तरुण गोयल ही थोड़े समय के लिए उस बंजर भूमि में गए थे तो उनका संपर्क स्थापित हो गया होगा।
लेकिन बाद में सोचने पर पता चला कि उसने अपना रास्ता पहले से ही मन में तय कर लिया था और रास्ते में लगे निगरानी कैमरों की भी पहले से ही जांच कर ली थी, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। उसने जो रास्ता चुना था उस पर पीछे कोई निगरानी कैमरा नहीं था और उसके आगे चौराहे पर कई लोग मौजूद थे। उसने चालाकी से सड़क किनारे खड़ी ट्रेन का इस्तेमाल निगरानी कैमरों की नजर से बचने के लिए किया, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। हालांकि इसमें छिपे खतरे भी थे। अगर पुलिस ने गंदी चोटी वाली हैकर सपना गौर को पकड़ लिया और पेरिस की उनकी यात्रा का मकसद जान लिया, चाहे वो डार्क वेब के जरिए हो या उस नीली वर्दी वाली महिला के जरिए जो लंबे समय बाद मिलने वाली कॉफी शॉप में किसी अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, तो बिटकॉइन का इस्तेमाल करने वाले जशवीर मलसी को ढूंढना आसान हो जाता। जैसे ही पुलिस जशवीर मलसी को पकड़कर उससे पूछताछ करेगी, उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि उसके घर में घुसने वाले किसी व्यक्ति ने उसे धमकी दी थी। हालांकि उस समय जगत मेहरा बहुत सावधान था। उसने न केवल जशवीर मलसी को अपना चेहरा नहीं देखने दिया, बल्कि उसने आसपास के निगरानी कैमरों से भी खुद को बचा लिया। लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वे भली भांति जानते थे कि जब सरकार किसी मामले की जांच करने या किसी व्यक्ति को ढूंढने का निश्चय कर लेती है, तो वे जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं वे बेहद भयावह और अकल्पनीय होते हैं। भले ही उस समय उसने टोपी और विग पहन रखी हो, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसका भेद नहीं खुलेगा और उसकी असली पहचान उजागर नहीं होगी। अगर सरकार को उसके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता न हो तो यह सबसे अच्छा होगा। जगत मेहरा उस पते पर गया जो तरुण गोयल ने अपनी याददाश्त के आधार पर सपना गौर के तेजपुर में रहने के लिए तय किया था। पहले की तरह ही उसने दूर से सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। फिर उसने उन्हीं लोगों को पाया जिन्हें पुलिस ने तरुण गोयल के क्लिनिक के बाहर तैनात किया था। यह जानकर जगत मेहरा ने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि महिला हैकर सपना गौर भाग गई थी और पुलिस के हाथों नहीं पकड़ी गई। अगर ऐसा होता तो पुलिस को तरुण गोयल और उसके तेजपुर जाने का मकसद पता नहीं चलता। जाहिर है वे नीले कपड़े वाली महिला और जशवीर मलसी को भी नहीं ढूंढ पाते। उन्हें उसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं चलता। जगत मेहरा तेजपुर में तरुण गोयल के घर गया, लेकिन इस बार आसपास का जायजा लेने के बाद उसे पुलिस से संबंधित कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि पुलिस को लगा कि तरुण गोयल का घर महत्वहीन है। अगर वह वापस आता भी तो केवल क्लिनिक ही जाता। संभवतः उन्हें क्लिनिक में कुछ नकदी, गहने और अन्य चीजें मिली होंगी जिन्हें तरुण गोयल भाग जाने पर भी अपने साथ ले जाएगा। जगत मेहरा के तेजपुर आने का उद्देश्य तरुण गोयल के पूर्व निवास स्थान का उपयोग करके अपनी यादों को व्यवस्थित करना था। वो अपनी यादों के टुकड़ों को आपस में जोड़ना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या उसे कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिसे उसने पहले नहीं देखा था। लेकिन अब जब पुलिस की नजर तरुण गोयल पर थी, तो स्वाभाविक रूप से वो पुलिस के सामने पेश नहीं होना चाहता था। अन्यथा अगर तरुण गोयल के ठिकाने की जांच करते समय गलती से भी उसकी तस्वीर मिल जाती तो पुलिस को उस पर शक जरूर हो जाता। इसलिए भले ही उसने तरुण गोयल के घर के पास पुलिस को नहीं देखा, फिर भी उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसने बस इधर-उधर भटकने की हिम्मत की और ये देखने की कोशिश की कि क्या वो आसपास के वातावरण का उपयोग करके तरुण गोयल की कुछ यादों को खोज सकता है। कुछ न करने से तो ये बेहतर था। जब जगत मेहरा तेजपुर के आसपास घूम रहा था, तभी उसे रश्मि सिंह से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। उसने उसे खोला और देखा कि वह एक वीडियो था। ये तस्वीर तब ली गई थी जब जगत मेहरा और प्रदीप भाटी बार में गए थे और मंच पर मैन ऑफ कैरेक्टर गाना गाया था। वीडियो 1 मिनट से अधिक समय तक रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन कठोर हृदय वाले जगत मेहरा को भी इसे 10 सेकंड से कम समय तक देखने के बाद लगभग दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने तुरंत इसे बंद कर दिया। रिकॉर्ड किए गए वीडियो का भावनात्मक आत्मसात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका प्रदर्शन जैसा था वैसा ही था।
ये बहुत ही वस्तुनिष्ठ और यथार्थवादी था। तुम्हारे पास ये वीडियो क्यों है? जगत मेहरा ने पूछा। रश्मि सिंह ने हंसते हुए कई इमोजी भेजे और कहा, जल्दी से मुझे रिश्वत देने का कोई तरीका सोचो, नहीं तो मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जगत मेहरा, क्या मैं तुम्हारे लिए खरगोश के मांस की दावत तैयार करूं? रश्मि सिंह, 3 भोजन। जगत मेहरा, डील। इसके बाद रश्मि सिंह ने अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें कई कमेंट्स थे। जब जगत मेहरा ने टिप्पणियां देखी तो वो अपना चेहरा ढकने से खुद को रोक नहीं पाया। जगत मेहरा ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति की आईडी नहीं पहचानी। वह शायद बार में मौजूद ग्राहकों में से एक था। हालांकि ऐसा लगता था कि उसके काफी दोस्त थे। पोस्ट के नीचे बहुत सारे जवाब आए थे। मुझे लगा कि यंग मास्टर हिमेश ने कोई नया दिव्य संगीत खोज लिया है। हे भगवान! युवा मास्टर हिमेश, क्या आपका अंतरात्मा आपको कचोटता नहीं है? बस कुछ ही व्यंजन खाए और इस तरह नशे में धुत हो गया। वो आखिरकार क्या रहा है? बार में मौजूद बाकी लोग उस पर टूट पड़े और उसे पीट क्यों नहीं दिया? इस आदमी के शरीर को देखो। अगर तुम यहां होते तो क्या ऊपर जाने की हिम्मत करते? जाहिर है कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। क्या वह बार का मालिक है? क्या उसने बार सिर्फ मुफ्त श्रोताओं के लिए खोला था? युवा मास्टर हिमेश, आपको भुगतना चाहिए। हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए इसे पोस्ट करने की क्या जरूरत है? वीडियो के निचले बाएं कोने में मुझे वो लड़की क्यों दिखाई दी? वो नशे में लग रही थी और ध्यान केंद्रित किए हुए थी। क्या वह गंजे आदमी की प्रेमिका है? फिर स्वयं यंग मास्टर हिमेश का जवाब आया। जब मैं इसे सुन रहा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई संगीत कार्यक्रम सुन रहा हूं। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसका बहुत सारा आकर्षण खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि इसका संबंध बार के माहौल से है। सिर्फ मैं ही नहीं थी। जब उसने गाना खत्म किया तो पूरे बार ने तालियां बजाई। नीचे किसी ने जवाब दिया, आप सब उसकी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? क्या उसका उपनाम मां है? स्क्रीनशॉट में टिप्पणियों का केवल एक अंश था। जगत मेहरा को बाकी की परवाह नहीं थी। उसे इस बात में अधिक रुचि थी कि वीडियो देखने के बाद यंग मास्टर हिमेश को कैसा महसूस हुआ। जगत मेहरा के गाना खत्म करने के बाद भावनात्मक आत्मसात का कोई असर नहीं रह गया था। अगर बार में मौजूद ग्राहकों ने वीडियो रिकॉर्ड किया होता तो वे उसे देखते समय बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के वास्तविक स्थिति को देख पाते। हालांकि यह देखा जा सकता है कि यंग मास्टर हिमेश ने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स पर इसलिए पोस्ट नहीं किया ताकि उनके दोस्त गायक की आलोचना कर सके, बल्कि वे अपने फैसले को लेकर अभी भी अनिश्चित थे। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन लोगों ने भावनात्मक आत्मसातकरण का अनुभव किया था, भावनात्मक आत्मसातकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद भी व्यक्तिगत अनुभव और स्मृति के कारण उनके निर्णय पर असर पड़ता रहेगा। उसी वीडियो को दोबारा देखने पर वे पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से निर्णय नहीं ले पाएंगे। उनकी संज्ञानात्मक क्षमता स्मृति से प्रभावित होगी। इससे जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि जो लोग एक बार भावनात्मक आत्मसातकरण से प्रभावित हो चुके हैं, वे इसके प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। बेशक रश्मि सिंह को यह नहीं पता था कि कुछ स्क्रीनशॉट लेने के बाद जगत मेहरा इतना कुछ सोच रहा था। उसने उसे संदेश भेजना जारी रखा, तुम्हारी गायन प्रतिभा वाकई रहस्यमय है। जब हमने पहली बार डो दिझू खेला तो आपके गाने सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे हमें सजा दी जा रही हो, लेकिन मेरे जन्मदिन पर आपने समवन लाइक मी गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया। फिर इस वीडियो में आपका स्तर पहले जैसा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ उसी गाने में अच्छे हो? जी हां, मैं उस गाने से ज्यादा परिचित हूं, जगत मेहरा ने जवाब दिया। तुम खरगोश के मांस की दावत कब आयोजित करने वाले हो? शायद कुछ दिनों में। वापस आने पर मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। ठीक है,
तो मैं आपके बुलाने का इंतजार करूंगा। रश्मि सिंह के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद जगत मेहरा ने तेजपुर शहर में घूमना जारी रखा। हालांकि ये महज एक सामान्य सैर थी, लेकिन आने से पहले उसने तेजपुर शहर का नक्शा देख लिया था। इसलिए उसे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि उसे कहां जाना है। सबसे पहले उसने तरुण गोयल के घर और उसके क्लिनिक के आसपास के इलाके से शुरुआत की। हालांकि उसने इन दोनों जगहों के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए था। चूंकि तरुण गोयल तेजपुर शहर में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने निवास और कार्यस्थल के आसपास कमोबेश अपने पदचिह्न और यादें छोड़ी होंगी। इसलिए चेन गे तरुण गोयल की यादों के माध्यम से खोजबीन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद वह तरुण गोयल की यादों में मौजूद पृष्ठभूमि छवियों का उपयोग करके ये निर्धारित कर सकता था कि वह कहाँ हो सकता था। वास्तव में इस विधि ने उन्हें अपनी कई यादों को पहचानने और उन छवियों और टुकड़ों के स्थानों को सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद की। हालांकि वे मूल रूप से सड़क पर चलते हुए सामने वाली महिला के नितंबों को घूरना या सड़क पर किसी लड़की की जांघों या शरीर के अन्य अंगों को घूरना जैसी ही थी। जगत मेहरा के लिए इनका कोई महत्व नहीं था। जगत मेहरा ने एक बार फिर आह भरी। तरुण गोयल एक खिलौने जैसे पिल्ले की तरह था। पैसे और खून कमाने के अलावा वह सिर्फ महिलाओं के बारे में ही सोचता रहता था। इसके अलावा जगत को यह आभास हुआ कि तरुण गोयल जानबूझकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा था ताकि वो खुद को सुन्न कर सके, या फिर वह किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा था। यह अफसोस की बात थी कि वह अपने क्लिनिक या निवास स्थान पर नहीं जा सका, अन्यथा वह निश्चित रूप से जगत मेहरा को इन निजी स्थानों में और भी मूल्यवान स्मृति अंश खोजने में मदद कर सकता था। उसने पहले तरुण गोयल की अव्यवस्थित और अस्तव्यस्त स्मृति के टुकड़ों को छांटकर व्यवस्थित करने और उनसे वांछित जानकारी निकालने के बारे में सोचा था। वह उत्परिवर्तन का कारण, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया और विभिन्न क्षमताओं को प्राप्त करने का तरीका जानना चाहता था। केवल स्मृति के टुकड़ों पर निर्भर रहकर धीरे धीरे उनका विश्लेषण करना और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन्हें छानना व्यावहारिक नहीं था। हालांकि उसके मस्तिष्क की गणना करने की क्षमता और सोचने समझने की विभिन्न क्षमताएं पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, फिर भी इस कार्य को पूरा करने में काफी समय लगेगा। इसलिए उनका विचार था कि तरुण गोयल के व्यक्तित्व और सोचने के तरीके का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाए। इसके बाद वे वास्तविक दुनिया को उनकी स्मृति के अंशों से जोड़ सकेंगे और अंततः एक ऐसी स्मृति अंश संग्रहण प्रणाली प्राप्त कर सकेंगे जिसे किसी भी समय आसानी से उपयोग किया जा सके। हालांकि पुलिस के आने से उसकी योजना में बाधा आ गई। उसके पास अपने विचार पर पुनर्विचार करने या इस योजना को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर पुलिस को 1-2 साल में कोई सुराग नहीं मिला, तो स्वाभाविक रूप से वे इतनी अधिक निगरानी और निवेश जारी नहीं रख पाएंगे। उस समय वे उस पुरानी जगह पर दोबारा जाएंगे। सोचते सोचते जगत मेहरा को एहसास हुआ कि वो अनजाने में एक नदी पर बने पुल पर आ गया है। तरुण गोयल निश्चित रूप से पुल तक नहीं जाएगा। जगत मेहरा ने इस बारे में सोचा भी नहीं और वापस लौटने की तैयारी कर ली। हालांकि 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और पुल के बाहर नदी की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपने सामने के दृश्य का उपयोग तरुण गोयल की स्मृति के उसी अंश से मिलान करने के लिए कर सकता है। क्या वह आदमी सचमुच नजारा देखने के लिए पुल तक पैदल गया था? जगत मेहरा रेलिंग के पास खड़ा होकर अंधेरी नदी से ऊपर आकाश में चंद्रमा की ओर देख रहा था। आज चंद्र पंचांग के अनुसार 14 सितंबर थी। चंद्रमा पहले से ही काफी गोल था। तरुण गोयल की स्मृति में आज पूर्णिमा भी थी। जगत मेहरा ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। तरुण गोयल की स्मृति के टुकड़ों में उसने दृश्य निहारने जैसा इतना सरल दृश्य शायद ही कभी देखा था। इसके अलावा इस दृश्य के प्रकट होने के तुरंत बाद
उसने एक पुरुष और एक महिला को खून के तालाब में पड़े हुए देखा। जब जगत मेहरा ने अपने सामने के दृश्य का उपयोग करके तरुण गोयल की यादों को खंगाला, तो उस पुरुष और महिला का दृश्य सामने आया। इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि जब तरुण गोयल चांद और यहां के नजारे को देख रहा था, तो उसका मन लगातार इन दृश्यों को दोहरा रहा था, जिससे एक संबंध स्थापित हो गया। जब जगत मेहरा ने तरुण गोयल की यादों के टुकड़ों को खंगाला, तो उसे कई बार खून से लथपथ पड़े एक पुरुष और एक महिला का दृश्य दिखाई दिया। हालांकि उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर तरुण गोयल ने कई लोगों को मारा था। ऐसे खूनी दृश्य का दिखना स्वाभाविक था। लेकिन अब उसने कुछ असामान्य बात देखी। जगत मेहरा को रक्त के माध्यम से जो चीजें प्राप्त हो सकती थी, वे मूल रूप से वे यादें थी जिनकी तरुण गोयल पर अपेक्षाकृत गहरी छाप थी, या वे यादें थी जो अपेक्षाकृत हाल की थी। और यह स्मृति का अंश कई अन्य स्मृति अंशों से संबंध स्थापित करने में सक्षम प्रतीत होता था। इसे सक्रिय करना आसान था। स्पष्टतः इसका तरुण गोयल के लिए बहुत विशेष महत्व था। जगत मेहरा को तुरंत वह सवाल याद आ गया जो अगस्त कासुमी ने तब पूछा था जब वे इंटरनेट पर एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे। आपका पहला भोजन क्या था? जाहिर है, तरुण गोयल ने महिला हैकर सपना गौर से ये सवाल पूछने के लिए कहा था। और इस प्रश्न का बहुत विशेष महत्व होना चाहिए। ये या तो उसे जगत मेहरा की पहचान या स्थान निर्धारित करने में मदद कर सकता है, या ये जगत मेहरा की शक्ति या कुछ विशिष्ट विशेषताओं को निर्धारित कर सकता है। क्या इस स्मृति के अंश में मौजूद पुरुष और महिला तरुण गोयल के हाथों मारे गए पहले और दूसरे शिकार हो सकते हैं? क्या यह दृश्य तरुण गोयल द्वारा पहली बार रक्त पीने का क्षण हो सकता है? जगत मेहरा ने ध्यानपूर्वक अपने मन में खून के तालाब में पड़े पुरुष और महिला के दृश्य का अवलोकन किया। उसने देखा कि महिला और पुरुष दोनों के पास चाकू पड़े थे। एक फल काटने वाला चाकू था और दूसरा रसोई का चाकू। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मृत्यु संघर्ष में हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी मौत तरुण गोयल के हाथों न हुई हो? स्मृति के उस अंश में तरुण गोयल ने सीधे उनके घावों से निकला खून पी लिया। उसने और कुछ नहीं किया। खून पीते समय केवल उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तरुण गोयल इस पुरुष और महिला को जानता था? इसका उनसे क्या लेना देना था? शायद इसी समय तरुण गोयल में उत्परिवर्तन हुआ हो। यदि ऐसा था, तो यह स्मृति विषय वस्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। समुद्री पुल से उतरने के बाद जगत मेहरा ने सोचा कि उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब जगत मेहरा गलती से एक बार वाली गली में चला गया, तो तरुण गोयल की स्मृति के एक अंश ने उसे फिर से जानकारी दी। मिली प्रतिक्रिया के अनुसार तरुण गोयल कभी कभी यहां ऐसे साथी की तलाश में आता था जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो और उसके साथ रात बिता सके। जगत मेहरा पहले खून के तालाब में पड़े उस पुरुष और महिला की यादों के टुकड़े के बारे में सोच रहा था। उसने महिलाओं की तलाश से जुड़ी इन यादों को कुछ समय के लिए भुलाने की योजना बनाई थी। लेकिन उन यादों के कुछ दृश्यों ने उसे ये एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। इस असामान्य स्थिति की पुष्टि करने के लिए जगत मेहरा एक छोटे से बार में गया और सीधे बार काउंटर पर बैठ गया। जब बारटेंडर ने उससे पूछा कि वह क्या पीना चाहता है, तो उसके मन में तरुण गोयल की छवि उभर आई, जो यहां हाथ में कप लिए किसी से बात करते हुए पी रहा था। रेड वाइन, जगत मेहरा ने कहा। हमारे पास यहां कई तरह की रेड वाइन है। आपको कौन सी चाहिए? बारटेंडर ने मेनू आगे बढ़ा दिया। जगत मेहरा का अवचेतन मन वही लाल शराब चुनने का कर रहा था जो तरुण गोयल ने स्मृति के अंश में चुनी थी। लेकिन बोलने से पहले ही उसने उस पर लिखी कीमत देखी और अपना इरादा बदल लिया। उसने कहा, पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो। दोस्त के आने पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। बारटेंडर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसे एक गिलास पानी दिया और 20 रुपए ले लिए। जगत मेहरा ने अपने सामने रखे पानी के गिलास को देखा। उसका चेहरा भावहीन था,
लेकिन मन उथल पुथल से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तरुण गोयल की स्मृति के एक अंश को लाल शराब का गिलास उठाते और घूंट घूंट करके पीते हुए देखा था। वह बीच बीच में अपने बगल में बैठी लड़की से बातें भी करता था। यह बहुत स्वाभाविक था। क्या ये आदमी रेड वाइन पी सकता है? जगत मेहरा बहुत हैरान था। उसे याद नहीं था कि उसने पहली बार तरुण गोयल को खाते पीते देखा था। असल में पैदल मार्ग पर स्थित पश्चिमी रेस्तरां की जांच के बाद उसने मान लिया था कि तरुण गोयल उसी की तरह है। पानी के अलावा वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था। वो रेड वाइन क्यों पी सकता है? जब जगत मेहरा ने यह परीक्षण किया कि वह क्या खा सकता है, तो उसने लाल शराब नहीं पी। लेकिन उसके अनुमान के अनुसार खून को छोड़कर बाकी कुछ भी पीने के बाद बस यही फर्क था कि या तो तुरंत उल्टी हो जाती थी या 20-30 मिनट तक उल्टी बनी रहती थी। सामान्य तौर पर भले ही रेड वाइन पीने के बाद उल्टी करने में थोड़ा समय लगता हो, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि तरुण गोयल विशेष रूप से शराब पीने और उल्टी करने के लिए किसी बार में आएगा। वह उस तरह का इंसान नहीं था जिसे औरत पाने के लिए शराब पर निर्भर रहना पड़ता हो। और शराब पीने से पहले उसके हाव भाव से तो ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच शराब का स्वाद ले रहा हो। जगत मेहरा के मन में कुछ शंकाएं थी, इसलिए थोड़ी देर बैठने के बाद वो उठकर बार के बाथरूम में चला गया। वो ये देखना चाहता था कि क्या वह तरुण गोयल को शराब की उल्टी करने के लिए बाथरूम जाते हुए देख सकता है। लेकिन बाथरूम जाने के बाद उसने आसपास के वातावरण का उपयोग करके तरुण गोयल की याददाश्त को खंगाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या पिशाचों के लिए लाल शराब में कुछ खास बात है, या फिर तरुण गोयल में कुछ खास बात है? जगत मेहरा बार में ज्यादा देर नहीं रुका। उसने पहले ही वातावरण से प्राप्त होने वाली और उत्तेजित होने वाली सभी स्मृतियों के अंश देख लिए थे, इसलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि वह रेड वाइन पीने का अनुभव लेना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे यहां नहीं करेगा। आखिरकार शराब पीने के बाद अचानक ही उसे इस उत्परिवर्तन का पता चला। उसे यकीन नहीं था कि उल्टी न होने पर भी शराब पीने के कोई और प्रभाव होंगे या नहीं। बार से बाहर आने के बाद जगत मेहरा सड़क के किनारे धीरे धीरे चलता रहा और आसपास के वातावरण का उपयोग करके तरुण गोयल की यादों को खोजने की कोशिश करता रहा। कभी कभी वह सड़क पर मौजूद अन्य छोटी दुकानों में जाता, एक गिलास मिनरल वाटर मंगवाता और फिर इधर उधर टहलने लगता। लेकिन जगत मेहरा को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में एक गली के कोने में तरुण गोयल को पेशाब करते हुए देखने का दृश्य मिलेगा। किसी दृश्य को प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने पर उसे एक क्षण के लिए थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो पिशाच बनने के बाद तरुण गोयल के पेशाब करने की संख्या में काफी कमी आ जानी चाहिए थी और पेशाब पर उसका नियंत्रण बहुत मजबूत हो जाना चाहिए था। साथ ही आसपास इतने सारे बार और रेस्तरां थे, इसलिए अंदर जाकर बाथरूम इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तरुण गोयल के पहनावे को देखकर तो यही लगता था कि वो हमेशा से ही अधिक सजग रहता था। तो फिर वो इतनी लापरवाही क्यों करेगा? क्या वह नशे में है? बार वाली गली में घूमने के बाद जगत मेहरा वहां नहीं रुका। इसके बजाय उसने उस बॉल पॉइंट पेन की दिशा का पता लगाया जिससे उसका जुड़ाव महसूस हुआ था और उसकी तलाश में निकल पड़ा। उनकी धारणा के अनुसार बॉल पॉइंट पेन पहले ही अपनी जगह से हट चुका था और अब तरुण गोयल के क्लिनिक के पास नहीं था। 1 घंटे से अधिक समय बाद जगत मेहरा ने दूर से तेजपुर के नगर पालिका कार्यालय की इमारतों को देखा और मन ही मन सोचा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। बॉल पॉइंट पेन अब तेजपुर के नगर पालिका कार्यालय में था और तरुण गोयल के क्लिनिक की निगरानी करने वाले लोग वास्तव में सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी थे। जगत मेहरा के मन में एक विचार आया, क्या मुझे अंदर जाकर देखने का कोई बहाना ढूंढना चाहिए? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने एक जेब कतरे से पूछताछ की और मेरे पैसे चोरी हो गए। बयान दर्ज कराते समय मैं अपनी सुनने की क्षमता का उपयोग करके आसपास की इमारतों की आवाज सुन सकता हूं।
और दिन के दौरान निगरानी कर रहे 2 सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारियों की स्थिति का पता लगा सकता हूं। फिर वो अपने ही विचार से चकित हो गया और मन ही मन जल्दी से बुदबुदाया, मौत को गले मत लगाओ, मौत को गले मत लगाओ, मौत को गले लगाने का कोई फायदा नहीं है और ये थका देने वाला और कष्टदायक है। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए उसे मरने दो। जगत मेहरा को वास्तव में तरुण गोयल के मामले में पुलिस की जांच की प्रगति के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि वे किस मामले की जांच कर रहे हैं और क्या उन्हें तरुण गोयल के शरीर या उसकी पिछली पहचान में कोई असामान्यता मिली है। अगर उसके पास तरुण गोयल के उत्परिवर्तन से पहले उसकी असली पहचान के बारे में जानकारी होती तो इससे जगत मेहरा को उसके उत्परिवर्तन का कारण पता लगाने में मदद मिल सकती थी, लेकिन इस वजह से वह पुलिस की नजरों में नहीं आ सकता था। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने में कई छिपे हुए खतरे थे। जगत मेहरा ने कुछ देर सोचा और फिर समझौता करने का फैसला किया। वह एक काम आदमी की तरह अपने फोन में देखते हुए धीरे धीरे शहर के पुलिस स्टेशन के आसपास घूम रहा था। अपनी तीव्र श्रवण शक्ति के बल पर जगत मेहरा पुलिस स्टेशन के अंदर से कई आवाजें सुन सका। उसने पासैट की पिछली सीट पर लगी गेंद का उपयोग करके स्थान का सटीक पता लगाया और अपनी खोज शुरू की। हालांकि उसे पासैट में बैठे उन 2 सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारियों की आवाजें सुनाई नहीं दी जो तरुण गोयल के क्लिनिक की निगरानी कर रहे थे। उसे तरुण गोयल के मामले से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी नहीं मिली। इस लिहाज से जगत मेहरा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष, सम्मेलन कक्ष आदि के जीर्णोद्धार के दौरान विशेष रूप से ध्वनिरोधक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ध्वनि का बाहर निकलना आसान नहीं था। इसके अलावा जगत मेहरा थोड़ी दूर था और तरह तरह की आवाजें आ रही थी। सटीक स्थान का पता लगाए बिना उसके लिए आवाज के स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल था। जगत मेहरा नगर कार्यालय के चारों ओर घूमा और चला गया। वो वहां और नहीं रुका। अगर वह और घूमता रहता तो निश्चित रूप से पकड़ा जाता। जगत मेहरा ने दोबारा टैक्सी लेकर हवाई अड्डे की यात्रा की। हालांकि वो विमान से जाने वाला नहीं था। इसके बजाय वो हवाई अड्डे के आसपास टहलकर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या वो हवाई अड्डे के वातावरण के सहारे तरुण गोयल की यादें वापस ला सकता है। इससे उसे पता चल जाएगा कि तरुण गोयल विमान से कहाँ गया है। लेकिन इधर-उधर घूमने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जगत मेहरा तेजपुर शहर में कुछ देर घूमने के बाद सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। उसने तेजपुर शहर से अपने शहर वापस जाने के लिए सबसे पहली ट्रेन का टिकट बुक कराया था। चूंकि सेकंड क्लास की सीटें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसे मजबूरी में फर्स्ट क्लास की सीट ही खरीदनी पड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, जगत मेहरा को रेलवे स्टेशन पर तरुण गोयल की याददाश्त से कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तरुण गोयल ने ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा नहीं की थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जगत मेहरा को उसकी याददाश्त नहीं मिली थी। आखिरकार जगत मेहरा को पता था कि तरुण गोयल और सपना गौर पिपिका कचुचू से मिलने के लिए ट्रेन से सैन डिएगो गए थे। इस बारे में सोचने पर उल्लू जैसे उत्परिवर्तित जानवर बेहतर थे। अपनी स्मृति के आधार पर उनके आवाज का पता लगाने के बाद वो बिना किसी बाधा या संदेह के डर के अपनी इच्छानुसार जांच कर सकता था। ट्रेन में जगत मेहरा ने जीहू पर अगस्त की कासुमी द्वारा भेजे गए जवाबों की जांच की और पाया कि दोनों जवाब गायब हो गए थे। साथ ही जब उसने अगस्त की कासुमी आईडी खोजी तो उसका स्टेटस हटा दिया गया दिखा। क्या सपना गौर को कुछ एहसास हुआ, या फिर क्या उसे लगा कि उसे फंसाने के बाद चारा बेकार हो गया था, इसलिए उसने उसे सीधे डिलीट कर दिया? अगर उसे ये पता चल जाता कि पुलिस उसकी जांच कर रही है तो जवाबों का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। चाहे वह उन्हें डिलीट करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, सपना गौर के तौर तरीकों को देखते हुए जब उसने इस अकाउंट का इस्तेमाल किया होगा तो उसने अपना आईपी पता जरूर छिपाया होगा।
अकाउंट और पोस्टिंग के रिकॉर्ड के आधार पर उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। साथ ही अगर उसने जवाब और अपनी आईडी डिलीट कर दी तो भी उसे ढूंढा जा सकता है। साथ ही अगर पुलिस उन्हें ढूंढना चाहती तो उनके लिए इन 2 जवाबों पर ध्यान देने का कोई कारण नहीं था, सिवाय इसके कि वे जगत मेहरा जैसे दूसरे पिशाच हो जो इन 2 जवाबों की वजह से अगस्त की कासुमी पर ध्यान दे। जगत मेहरा जानता था कि आज के इस दौर में आप इंटरनेट पर जितनी देर तक सार्वजनिक रूप से कुछ पोस्ट करते हैं उसे पूरी तरह से हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगस्त की कासुमी द्वारा पोस्ट किए गए 2 उत्तरों को जगत मेहरा ने अपने क्लाउड सर्वर पर सहेज लिया था। यदि वह चाहे तो वह दूसरों के देखने के लिए एक सार्वजनिक पृष्ठ बना सकता है। तब इन उत्तरों की सामग्री स्वाभाविक रूप से इंटरनेट पर पुनः दिखाई देगी। इंटरनेट पर अनगिनत क्रॉलर और स्पाइडर हर समय सक्रिय रहते थे। अगर आपने कोई गलत संदेश पोस्ट कर दिया और सोचा कि आप उसे तुरंत डिलीट कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन असल में यह बहुत संभव था कि वह संदेश पहले ही दूसरी जगहों पर कॉपी हो चुका हो। जिस तरह लोग अक्सर किसी खास कंटेंट को खोजने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे उस पर क्लिक करते हैं तो उन्हें वो पेज नहीं मिलता, वहीं अगर आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करके स्नैपशॉट लेते हैं तो आपको मूल कंटेंट दिखाई देता है। जब आपने उपन्यास का एक अध्याय प्रकाशित किया और आपको एहसास हुआ कि आपने कुछ गलत लिख दिया है तो आपने तुरंत उसे बदल दिया या दोबारा प्रकाशित कर दिया। हालांकि कुछ वेबसाइटों पर आपका मूल संस्करण पहले ही प्रकाशित हो चुका था, आप चाहकर भी उसे हटा नहीं सकते थे। जब वह सोच ही रहा था कि बगल से ट्रेन अटेंडेंट की आवाज आई, सर, आपकी सीट यहां नहीं है, ये दूसरे डिब्बे में है, कृपया टिकट ले लीजिए। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि महिला ट्रेन अटेंडेंट धैर्यपूर्वक एक पुरुष यात्री को गलियारे के पार जाने के लिए मना रही थी। वैसे भी यहां कोई नहीं है, मेरे यहां बैठे रहने में क्या बुराई है, पुरुष यात्री ने बेफिक्री से कहा। उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही जगत मेहरा ने यह सुना, वो समझ गया कि इस व्यक्ति ने शायद द्वितीय श्रेणी की सीट खरीदी थी, लेकिन प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठ गया था। वो मन ही मन बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या कुछ समय पहले कोई ऐसा यात्री नहीं था जिसकी इंटरनेट यूजर्स ने आलोचना की थी? आखिर कोई ऐसा व्यक्ति क्यों था जिसने अपराध किया था? शायद वह इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था, या फिर वो उस तरह का व्यक्ति था जिसे बेनकाब होने का डर नहीं था। ट्रेन अटेंडेंट ने धैर्यपूर्वक उसे समझाने की कोशिश जारी रखी। उसने बताया कि इस सीट का टिकट पहले ही बिक चुका है। अगले स्टॉप पर कुछ यात्री होंगे जो इस सीट पर बैठना चाहेंगे। अंत में दूसरा व्यक्ति फिर भी निर्लज्ज था और उसने कहा कि जब कोई दूसरा यात्री आएगा तो वो अपनी सीट छोड़ देगा। पुरुष यात्री द्वारा महिला ट्रेन अटेंडेंट से की जा रही बेशर्म और तुच्छ बातचीत को सुनकर जगत मेहरा को चिढ़ महसूस हुई। मुझे उसे मारने का बहुत मन कर रहा है। हालांकि जगत मेहरा जानता था कि वह ट्रेन अटेंडेंट के समर्थन में बस कुछ शब्द ही कह सकता है। जब तक दूसरा पक्ष पहल न करे, वह यूं ही हिंसा का सहारा नहीं ले सकता था। अन्यथा अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और खून पीने की अवधि के बाद कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि उसके लिए खुलकर बोलना ठीक नहीं था। अगर पुरुष यात्री से उसकी कहासुनी हो जाती तो वो खुद को रोक नहीं पाता। चाहे वो सीधे हमला करना हो या मानसिक धमकी देना, बात बिगड़ सकती थी। खैर, पहले भी सीट पर अवैध कब्जा करने की घटनाएं हो चुकी है, इसलिए रेलवे विभाग को इस तरह की स्थिति से निपटने का अपना तरीका पता होना चाहिए। ट्रेन अटेंडेंट ने उसे कुछ देर और समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर वो पहले ही चली गई। शायद वह ट्रेन पुलिस को बुलाने गई हो। ट्रेन अटेंडेंट के जाने के बाद भी वह पुरुष यात्री गाली गलौज करता रहा। जगत मेहरा ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो शोर से ध्यान हटाने और अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी मुट्ठी को बार बार रगड़ता रहा।
लेकिन मेरा मन कर रहा है उसे मारने का। शायद ये उसकी शारीरिक क्षमता में हुए जबरदस्त सुधार के कारण था, या रक्त पीने के नकारात्मक प्रभावों के कारण। लेकिन जगत मेहरा जब भी किसी समस्या का सामना करता था तो अवचेतन रूप से उसे हिंसा का सहारा लेकर उसे हल करने की इच्छा होती थी। बेशक जब तक मानसिक धमकी से कोई प्रतिक्रिया न हो तब तक उसकी तर्क संगता इस आवेग को दबा सकती है। अचानक डिब्बे के पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बैठने का पूरा अधिकार है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम मर्द हो, फिर भी एक युवती के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जगत मेहरा ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसने देखा कि गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है जो उससे भी लंबा है। उसने मंदारिन भाषा में भारी लहजे में उस पुरुष यात्री पर चिल्लाया। इससे पहले कि पुरुष यात्री कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस व्यक्ति की आवाज लकड़ी के ढेर में फेंकी गई लौ की तरह थी, जिसने सीधे पूरे डिब्बे में आग लगा दी। हां, तुम तो बिल्कुल असभ्य हो। आओ आओ, मैं उसकी तस्वीर खींचकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा ताकि वह मशहूर हो जाए। हां, उसे मशहूर बना दो, शायद कुछ लोग उसे जानते हों। देखते हैं बाहर उसका चेहरा कैसा दिखता है। तुम क्या देख रहे हो, निर्लज्ज और कायर नीच? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा? हां, उसकी पिटाई करो। मैं लगभग अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाया। धिक्कार है, मैं भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह के बदमाश को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। उसे पीट पीट कर मार डालो। जगत मेहरा ने देखा कि डिब्बे में बैठे 80% लोग खड़े हो गए थे। भीड़ गुस्से से भरी हुई थी और पुरुष यात्री को पीट पीट कर जान से मार देना चाहती थी। यहां तक कि 7-8 साल का एक लड़का भी उस पुरुष यात्री को गुस्से से घूर रहा था। वो ये सब देखकर दंग रह गया। क्या यह प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही अतिरंजित नहीं है? उस सीट पर बैठने वाला व्यक्ति किसी हत्यारे जैसा था। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये उसकी गलती थी। क्या अनजाने में फिर से भावनात्मक आत्मसातकरण हो गया? डिब्बे में मौजूद भीड़ इतनी उत्तेजित थी कि उसे देखकर कोई भी डर से कांप उठता। सीट पर बैठे पुरुष यात्री की तो बात ही छोड़िए। जब यात्रियों की भावनाएं भड़क उठती थी तो वे सचमुच हिंसक हो जाते थे। इसलिए जब महिला परिचारिका दूर से एक पुलिसकर्मी को लेकर आई तो उन्होंने देखा कि पहले बेशर्मी से हरकत करने वाला पुरुष यात्री पसीने से तरबतर और पीला चेहरा लिए हुए डिब्बे से बाहर निकला। उसने जल्दी से कहा, मैं अपनी सीट ढूंढने जा रहा हूं। मैं अभी अपनी सीट पर जा रहा हूं। डिब्बे के दूसरी ओर सीट पर बैठे पुरुष यात्री को दयनीय हालत में भागते देख बाकी यात्री अभी भी उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। अभी अभी हुई घटना के बाद वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। एक पल के लिए डिब्बे में खुशनुमा माहौल छा गया। जगत मेहरा ने भी राहत की सांस ली। अगर बाकी यात्री सचमुच खुद को रोक नहीं पाए और हरकत में आ गए तो भीड़ की भावनाएं सचमुच मुसीबत खड़ी कर सकती थी। अगर उन्होंने सचमुच उसे मार डाला तो मुसीबत छोटी नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि सीट पर बैठा व्यक्ति भले ही घृणित था, लेकिन वह मौत का पात्र नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये निर्दोष यात्री, विशेषकर वे पहले कुछ लोग जिन्होंने हिलने डुलने की कोशिश की थी, शायद मुसीबत में पड़ जाते। इसके अलावा अगर किसी की मौत हो जाती है तो आधिकारिक जांच में कुछ खुलासा हो सकता है। दोबारा बैठते हुए जगत मेहरा ने आह भरी। उसकी भावनात्मक आत्मसातकरण की क्षमता से बचाव करना वाकई मुश्किल था। दूसरे तो इससे बचाव नहीं कर पाते थे, पर वह खुद भी नहीं कर सकता था। जब तक वह सावधान नहीं रहता, उसकी भावनाएं पूरे समूह पर असर डाल सकती थी। लेकिन यह क्षमता वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। ये अनजाने में दूसरों की भावनाओं को प्रभावित कर सकती थी, जिससे वे उसके साथ कदम मिलाकर चलने, एक जैसे विचार रखने और इस प्रकार एक साथ कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते थे। इसके अलावा
दूसरों को ये महसूस नहीं होगा कि वे प्रभावित हुए हैं और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। जगत मेहरा को अफसोस होने लगा। वो गलत युग में पैदा हुआ था। अगर वह प्राचीन काल में पैदा हुआ होता तो युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए ये एक जबरदस्त वरदान होता। जब वो खुद को एक हताश परिस्थिति में फंसा हुआ पाकर और केवल मृत्यु तक लड़ने के मूड में था, तो उसने अपना स्काई पियर्सर उठाया और चिल्लाया, भाइयों, मेरे साथ हमला करो। फिर उसके अधीन सभी सैनिक एकमत होकर लड़ते। कौन जाने, शायद वह दूसरी तरफ के सैनिकों को भी सीधे प्रभावित कर दे। ये तरकीब हमेशा कारगर साबित होती थी। मुझे कौन रोक सकता है? उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता और शीघ्र स्वस्थ होने की क्षमता के अलावा शीत युद्ध के युग में वे निश्चित रूप से एक अद्वितीय वीर सेनापति थे। ओह, इतिहास में दर्ज वे वीर सेनापति जो 10,000 सैनिकों से भी अजेय थे, क्या वे भी पिशाच थे? पिशाच या रक्त पर जीवित रहने वाले विकृत मनुष्य कब से अस्तित्व में आने लगे? चूंकि वहां तरुण गोयल और विशाल उल्लू मौजूद थे, इसलिए जगत मेहरा जानता था कि इस दुनिया में उसके जैसे अन्य प्राणी भी अवश्य होंगे। जब जगत मेहरा घर पहुंचा तब शाम के 5 बज चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चिड़िया उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। हालांकि उसने बस एक छोटी सी चहचहाट की। जगत मेहरा तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उसकी चीख में थोड़ा डर और चिंता थी। वो कई दिनों से दूर था और उसे डर था कि कहीं वो बाहर मर न जाए। जब उसका खाना पानी खत्म हो जाएगा तो वह भी उसके साथ मर जाएगा। जगत मेहरा ने कैनरी की हालत का जायजा लिया, पिंजरा साफ करने में उसकी मदद की और उसका खाना पानी बदला। हालांकि कैनरी कुछ सुस्त और अस्वस्थ लग रही थी, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। रोड को विश्वास था कि उनकी देखरेख में वह 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके बाद वह रसोई में खरगोशों को देखने गया और उनके पिंजरों को साफ करने में उनकी मदद की। इसी दौरान उसने पाया कि उनमें से एक खरगोश थोड़ा अजीब था। उसने कुछ देर सुना, फिर खरगोश को बाहर निकाला और उसे मेज पर सीधा लिटा दिया। उसके दाहिने अंगूठे और बाकी 4 उंगलियों ने मिलकर 8 का आकार बनाया और उसने धीरे से अपनी हथेली से खरगोश के पेट के निचले हिस्से को सहलाया। भविष्य में एक फार्म खोलने की योजना बनाते हुए जगत मेहरा ने खरगोश, मुर्गियों, बत्तखों और यहां तक कि गायों और भेड़ों के बारे में भी काफी जानकारी जुटाई। इसलिए जब उन्हें गंध और आवाज से खरगोश में कुछ असामान्यता महसूस हुई तो उन्हें संदेह हुआ कि वह गर्भवती है। खरगोश के वास्तव में गर्भवती होने की पुष्टि करने के बाद जगत मेहरा ने अपना सिर हिलाए बिना उसे वापस पिंजरे में नहीं रख दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कल इसे खेत में ले जाकर दूसरे से बदलना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ही हुआ। घर पर सिर्फ 3 खरगोश बचे थे और उसे तैयारी के तौर पर 2 और खरीदने थे। उसे डर था कि तरुण गोयल का खून पीने के बाद उसकी भूख बढ़ जाएगी। जगत मेहरा बैठक कक्ष में लौटा, एक बाल्टी उठाई और उसे भोजन की मेज पर रख दिया। फिर उसने सुपरमार्केट से खरीदी हुई शराब की बोतल खोली और उसे एक खास तौर पर खरीदे गए गिलास में डाला। अपनी स्मृति में तरुण गोयल की हरकतों की नकल करते हुए उसने प्याले के निचले हिस्से को दबाया और धीरे से हिलाया, फिर उसे सूंघने के लिए उसके करीब गया। ओह, जगत मेहरा की सूंघने की शक्ति बहुत ही संवेदनशील थी। वो हर तरह की गंध महसूस कर सकता था, लेकिन वह शराब से परिचित नहीं था, इसलिए फिलहाल वो ये नहीं बता सकता था कि वे गंधें क्या थी। इतना ही नहीं, ये शराब बहुत ही साधारण थी और वो ये नहीं बता सका कि इसमें क्या खास बात थी। उसने सुना था कि अच्छे वाइन टेस्टर को अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर वह थोड़ी ट्रेनिंग ले ले तो शायद उसे नौकरी मिल जाए। जगत मेहरा ने सिर पीछे झुकाकर शराब पीते हुए सोचा। फिर उसने अपने फोन पर टाइमर चालू कर दिया। 20 सेकंड बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि शराब का कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा और इंतजार करता रहा।
21 मिनट बीतने पर उसे जी मिचलाने लगा। वो झुका और बाल्टी में शराब उल्टी कर दी। सामने रखी शराब की बोतल को देखते हुए जगत मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। उसका पिछला अनुमान सही निकला। लाल शराब भी अपवाद नहीं थी। ये भी पेट के लिए अनुपयुक्त साबित हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि तरुण गोयल ने सचमुच बार में शराब पी और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी कर दिया हो? क्या ऐसा होना जरूरी था? जगत मेहरा ने थोड़ी और शराब डाली, फिर गिलास में रखी शराब को घूरने लगा। उसने अपना सारा ध्यान शराब पर केंद्रित कर लिया और जानबूझकर अपने आसपास की चीजों, यहां तक कि मेज और शराब को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसने तरुण गोयल की यादों के टुकड़ों को खोजना शुरू किया और लाल शराब का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश की। अंततः उसके मन में चित्र उभरने लगे और खोज में कुछ परिणाम निकले। लेकिन जगत मेहरा को आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसे केवल लाल शराब पीने के टुकड़े ही नहीं, बल्कि खून पीने के टुकड़े भी दिखाई दिए, और वो खून भी शराब के गिलास में रखा हुआ था। उसने तरुण गोयल को एक खेत जैसी जगह पर देखा। एक साधारण गोदाम में लकड़ी की मेज पर 2 प्याले रखे थे। एक में लाल शराब थी, दूसरे में ताजा खून। तरुण गोयल ने ताजा खून एक ही घूंट में पी लिया, फिर लाल शराब भी एक ही घूंट में पी ली। दूर गोदाम के किनारे पर उसे एक बकरी मिमियाती हुई दिखाई दी। जगत मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि तरुण गोयल ने उसे लाल शराब कैसे पिलाई थी। क्या ये उपयोगी है? उसने प्रयोग करने का फैसला किया। इसलिए उसने एक गैर गर्भवती खरगोश को पकड़ा, 55 मिलीलीटर खरगोश का खून लिया और उसे 50 मिलीलीटर रेड वाइन के साथ मिला दिया। जगत मेहरा ने जानबूझकर कुछ देर इंतजार किया और उसे तुरंत नहीं पिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि समय से पहले खून पीने से उसका खून पीने का चक्र बाधित हो जाएगा और बाद में उसे नींद आने लगेगी। उसने पहले भी प्रयोग किए थे। शरीर से रक्त निकलने के बाद 1 से 3 मिनट के भीतर उसका प्रभाव तेजी से कम हो जाता था, लेकिन पूरी तरह जमने से पहले पीने के बाद उसका पेट उसे अस्वीकार नहीं करता था और वो उसे उल्टी करके बाहर नहीं निकालता था। हालांकि अगर उस खून से बने उत्पादों जैसे कि ब्लड टोफू को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कोई चारा नहीं था। अन्य खाद्य पदार्थों की तरह वो उसे खाने के बाद उल्टी कर देता। 2 मिनट बाद जगत मेहरा ने खरगोश का खून पिया और फिर तुरंत लाल शराब पी ली। उसे अपने पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो पेट उसका विरोध कर रहा हो। ये एक ऐसी अनुभूति थी जो साधारण लाल शराब या खरगोश का खून पीने से नहीं होती थी। जगत मेहरा द्वारा खरगोश का खून और लाल शराब पीने के 21 मिनट बाद भी उसे मतली महसूस हो रही थी। हालांकि लाल शराब के अलावा उल्टी में काफी मात्रा में खून भी था। उसने अपना मुंह पोंछा और भौहें चढ़ा ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इस विधि को बार बार आजमाना पड़े और अपने पेट को ये सोचने देना पड़े कि लाल शराब पीना खून पीने के समान है और इसे अवशोषित होने की आवश्यकता है? क्या इससे पाचन तंत्र को अनुकूलन के लिए मजबूर होना पड़ता है? अगर मैं रेड वाइन पिए बिना खून नहीं पी सकता, तो शायद पाचन तंत्र को जीवित रहने के लिए रेड वाइन को पचाने और अवशोषित करने के लिए अपनी संरचना में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शायद तरुण गोयल ने इस विधि का प्रयोग पाचन तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए किया होगा, ताकि वह लाल शराब को पचा सके और फिर अवशेष को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल सके। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सड़क पर पेशाब क्यों कर रहा था। अगर ऐसा है, तो क्या पाचन तंत्र अन्य खाद्य पदार्थों के अनुकूल हो सकता है? जगत मेहरा को इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही थी। अगर यह तरीका सफल रहा तो पत्थर निगलने से तो बेहतर होगा। दूसरों के साथ खाना खाते समय यह कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। उन्हें इस लक्षित प्रशिक्षण की तीव्रता का अंदाजा नहीं था। क्या यह सिर्फ तरल पदार्थों पर ही काम करेगा या किसी भी खाद्य पदार्थ पर? जगत मेहरा को थोड़ा अजीब लगा। तरुण गोयल ने लाल शराब पीने का तरीका क्यों खोज निकाला? अन्य पेय पदार्थ या भोजन क्यों नहीं? बियर, सफेद वाइन या अन्य विदेशी वाइन क्यों नहीं?
क्या कोला, स्प्राइट, प्राडा और ऑरेट का स्वाद अच्छा नहीं होता? वहां सिर्फ रेड वाइन ही क्यों थी? क्या वो देखने में बेहतर लग रही थी? थोड़ी और लाल शराब डालने और उस लाल तरल को देखने के बाद जगत मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि शायद तरुण गोयल की प्रशिक्षण विधि केवल शरीर को यह एहसास दिलाना नहीं थी कि खून पीने के लिए लाल शराब को स्वीकार करना जरूरी है। शायद तरुण गोयल ने साथ ही साथ खुद को भी सम्मोहित किया था ताकि लाल शराब को खून की तरह पीकर पेट और शरीर के प्रतिरोध और अस्वीकृति को कम किया जा सके। अगर ऐसा था तो खाने के लिए सिर्फ लाल रंग का तरल पदार्थ ही उपलब्ध था। लाल शराब के अलावा और क्या विकल्प था? तरबूज का रस, मूली का रस, टमाटर का रस। वैसे अगर जगत मेहरा को विकल्प दिया जाता तो वह प्रशिक्षण के लिए रेड वाइन तो बिल्कुल नहीं चुनता। तरबूज का रस शायद बेहतर विकल्प होता, लेकिन समस्या यह थी कि उसे तरुण गोयल की आंखों के संपर्क से सम्मोहन का उपयोग करने का तरीका नहीं मिला था। स्वयं सम्मोहन तो दूर की बात है, शायद उसके लिए तरबूज के रस को खून समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करना असंभव नहीं था। जब जगत मेहरा सोच विचार कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि कैनरी उड़कर टेबल पर आ गई है और अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देख रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि उल्टी होने की उसकी स्थिति थोड़ी अजीब थी। पक्षी के हाव भाव से जगत मेहरा समझ गया कि इसका क्या मतलब है। ऐसा लग रहा था मानो वो उस पर तरस खा रहा हो। 18 अक्टूबर सुबह 7 बजे जगत मेहरा बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने सोने का समय देखा। अभी भी लगभग 25 घंटे बाकी थे। मूल रूप से जिस दिन उसकी मुलाकात तरुण गोयल से हुई थी, उसके सामान्य रक्तपान चक्र के अनुसार उसे भूख 15 अक्टूबर की सुबह के बाद लगनी चाहिए थी। लेकिन शायद इसका कारण यह था कि जगत मेहरा तरबूज के रस और ताजे खून के मिश्रण के अनुकूल होने के लिए अपने पाचन तंत्र को प्रशिक्षित कर रहा था और उसने काफी मात्रा में ताजा खून पी लिया था। हालांकि उसने जानबूझकर कुछ देर आराम किया ताकि ताजे खून का असर कम हो जाए, फिर भी उसने काफी मात्रा में लाभकारी तत्व ग्रहण कर लिए होंगे। इसलिए अंततः उसे भूख लगने में 16 अक्टूबर की रात तक देरी हुई। फिर तरुण गोयल द्वारा सपना गौर को अगस्त कासुमी को नियंत्रित करने के लिए कहने पर उल्लिखित उन्माद को दबाने के लिए रक्तपात विधि का परीक्षण करने के लिए जगत मेहरा ने जानबूझकर भूख लगने के बाद 4 घंटे तक कष्ट सहन किया। फिर उसका खून बहने लगा। डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करके कुल 400 मिलीलीटर रक्त निकालने के बाद जगत मेहरा को लगा कि भूख के कारण होने वाला उन्माद काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन भूख में ज्यादा कमी नहीं आई। उस समय तरुण गोयल ने यह भी कहा कि वह अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य जानवरों के खून का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि जगत मेहरा का मुख्य भोजन खरगोश के खून जैसे अन्य जानवरों का खून ही था। इसलिए उसने अपनी भूख मिटाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय खून निकालने के बाद भी उसे भूख का एहसास होता रहा। जगत मेहरा को लगा कि खून बहने के बाद भी उसकी ताकत, गति, प्रतिक्रिया और अन्य शारीरिक गुणों में कोई खास कमी नहीं आई, या यूं कहें कि उसके शरीर से इतना खून नहीं बहा कि उसकी शारीरिक क्षमता पर कोई असर पड़े। उसने अनुमान लगाया कि उसके शरीर से निकला खून संभवतः जल्द ही उसके शरीर में पुनर्जन्म लेगा। हालांकि एक बहुत ही रहस्यमय बल्कि अप्रिय और असहज भावना थी जिसे वो ठीक से बता नहीं पा रहा था कि क्या गलत है। इसलिए जगत मेहरा ने और अधिक खून बहाने की हिम्मत नहीं की। रात से सूर्योदय तक जागने के बाद उसे अचानक थोड़ी नींद आने लगी। खून पीने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि जगत मेहरा ने सीधे सोने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उसे थोड़ी चिंता थी कि नींद आने में उसे अनिश्चित समय लग सकता है, इसलिए उसने सूर्योदय के बाद खून पीना शुरू किया। इस बार जैसा कि उसे उम्मीद थी, खून की जरूरत फिर से बढ़ गई। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे 4 खरगोशों का खून लेना पड़ा। जागने के बाद जगत मेहरा ने सबसे पहले रोजमर्रा के काम किए,
जिसमें विभिन्न डेटा को मापना और गणना करना शामिल था। फिर उसने फ्रिज में रखा तरबूज का रस निकाला। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका स्वाद कैसा है या वह ताजा है या नहीं। उसने उसे सीधे पी लिया। इसके बाद उसने टाइमर चालू किया और सिंक के पास खड़ा हो गया, जैसे उसे उल्टी आ रही हो। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि 20 सेकंड बाद भी उसे उल्टी नहीं हुई। सामान्य परिस्थितियों में तरबूज और तरबूज का रस 20 सेकंड के बाद उल्टी का कारण बन सकते हैं। 20 मिनट बाद जगत मेहरा ने कुछ बार उल्टी की और थोड़ी मात्रा में पारदर्शी तरल थूक दिया। कुछ देर बाद उसे पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई और वो पेशाब करने के लिए शौचालय की ओर भागा। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये मूत्र तरबूज के रस के अपघटन और पाचन का परिणाम होना चाहिए। जगत मेहरा को पेशाब तो आता था, लेकिन बहुत कम। उसे पेशाब करने की जरूरत तभी पड़ती थी जब वह थोड़े समय में बहुत सारा पानी पी लेता था। कभी कभी तो 2-3 दिन तक पानी न पीना और शौचालय न जाना भी सामान्य बात थी। शुद्ध जल और रक्त के माध्यम से अवशोषित जल ऐसा प्रतीत होता था मानो शरीर द्वारा हवा से ही निगल लिया गया हो। यह मूलतः मूत्र या पसीने के रूप में उत्सर्जित नहीं होता था। तार्किक रूप से देखा जाए तो तरबूज के रस में मौजूद पानी सामान्य मिनरल वाटर, सादे पानी, शुद्ध पानी और रक्त में मौजूद पानी से अलग नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्हें लगा कि उनका पाचन तंत्र तरबूज के रस में मौजूद पानी के प्रति थोड़ा भेदभावपूर्ण था, इसलिए ये सामान्य पानी और रक्त के साथ पचने के बजाय तेजी से शरीर से बाहर निकल गया। एक सामान्य व्यक्ति में पानी ग्रासनली के रास्ते पेट में प्रवेश करता है और फिर जल्दी से छोटी आंत में पहुंच जाता है। यहां यह पाचन तंत्र द्वारा रक्त में अवशोषित हो जाता है। फिर रक्त के माध्यम से पानी और उसमें मौजूद सभी क्रिस्टल ग्लोमेरुलस द्वारा छानकर गुर्दे की नलिकाओं में प्रवेश करते हैं और मूत्र बन जाते हैं। इसके बाद वृक्क नलिकाओं ने मूल मूत्र में मौजूद पोषक तत्वों, अधिकांश जल और अकार्बनिक लवणों को पुनः अवशोषित करके रक्त में मिला दिया। अंत में अमोनिया मेटाबोलाइट्स और लवणीय जलीय विलयनों की थोड़ी मात्रा युक्त अंतिम मूत्र मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के माध्यम से उत्सर्जित हो गया। बेशक ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए था। जगत मेहरा के पाचन तंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। उसे संदेह था कि उसके द्वारा पिया गया पानी, रक्त और इसी तरह के पेय पदार्थ पाचन तंत्र द्वारा प्लाज्मा में अवशोषित होने के बाद सामान्य लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से संसाधित होते होंगे। अब तरबूज का रस पीने के बाद पेशाब करने की जरूरत पड़ने से यह साबित हो गया कि पिछले लक्षित प्रशिक्षण और उत्परिवर्तन के बाद उसके पेट यानी पाचन तंत्र ने उसके साथ एक समझौता कर लिया था। उन्होंने तरबूज के रस को पाचन क्रिया की श्रेणी में शामिल करने पर सहमति जताई थी। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा सा हिस्सा थूकना पड़ रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि 2 से 3 और रक्त पीने के प्रशिक्षण और अनुकूलन सत्रों के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि उसके पास तरुण गोयल की आत्म सम्मोहन क्षमता नहीं थी और वह अपनी चेतना और शरीर को धोखा नहीं दे सकता था, फिर भी अपने पेट के साथ संचार और समझौता करने की उसकी क्षमता बुरी नहीं थी। हालांकि फिलहाल इस तरह से केवल तरल पेय पदार्थों का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने ताजा खून को पके हुए मांस, रोटी, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाकर निगलने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम बेहद भयावह रहे। इसके अलावा इस तरह की प्रशिक्षण विधि स्पष्ट रूप से रक्तपान की अवधि में अपरिहार्य हस्तक्षेप थी, जो कि जगत मेहरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जगत मेहरा ने समय देखा, लगभग 8 बज रहे थे, इसलिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश भेजा, क्या आज रात मेरे घर खाना खाने आओगे? खरगोश के मांस का डिनर। कविता बंसल ने तुरंत रोने वाला इमोजी भेजा। क्यों? जगत मेहरा। कविता बंसल, जब मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही होती हूं तो आपको मेरा इलाज क्यों करना पड़ता है? नहीं,
मेरे वापस आने का इंतजार करो। जिया राठौर, तो फिर तुम मेरे लौटने का इंतजार क्यों नहीं करते? रश्मि सिंह ने हंसते हुए इमोजी भेजा। लाओ शिया कब वापस आएगा? जिया राठौर, वसंत महोत्सव। रश्मि सिंह, कविता बंसल। जगत मेहरा ने सिर खुजाते हुए भिक्षु का इमोजी भेजा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खरगोश का मांस तो पहले ही तैयार कर लिया है। रश्मि सिंह, कोई बात नहीं, मैं इसे खा सकती हूं। अगर मैं इसे पूरा नहीं खा पाई तो मैं इसे ले जा सकती हूं। इसलिए जगत मेहरा और रश्मि सिंह ने शाम 6 बजे रात के खाने के लिए आने का फैसला किया। अब वह एक बार में 4 खरगोशों का खून पीता था, जिसका मतलब था कि खाने के लिए 4 खरगोश थे, और वे सभी बेल्जियम नस्ल के खरगोश थे जो पिछले वाले से आकार में एक बड़े थे। हालांकि उन्हें खरीदने के बाद उनका वजन थोड़ा कम हो गया था, फिर भी मात्रा पर्याप्त थी। इसके अलावा जगत मेहरा तो बस नाम मात्र का ही खाएगा, इसलिए रश्मि सिंह के लिए उन्हें पूरा खा पाना नामुमकिन था। जगत मेहरा ने खरगोश के मांस को मुख्य सामग्री बनाकर ठंडे व्यंजनों से लेकर सूप तक 6 अलग अलग व्यंजन तैयार किए। फिर रश्मि सिंह के जोरदार सुझाव पर उन्होंने उसमें एक हरी सब्जी भी मिला दी। आज केवल एक ही ग्राहक होने के कारण इन व्यंजनों को रश्मि सिंह के स्वाद के अनुसार संशोधित किया गया था। इन्हें बहुत सोच समझकर और मसालों के साथ तैयार किया गया था, ताकि उन्हें विश्वास हो कि वह संतुष्ट होंगी। शाम 5:20 बजे रश्मि सिंह ने दरवाजा खटखटाया। जब जगत मेहरा ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। तुम इतनी सुबह यहां क्यों आई हो? क्या आपको शाम 5 बजे काम से छुट्टी नहीं मिल जानी चाहिए? रश्मि सिंह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। कोई बात नहीं। इतना कहते ही उसकी नजर बैठक में रखे पिंजरे पर पड़ी और उसने हैरानी से कहा, तुमने नया पालतू जानवर खरीदा है? अरे नहीं, खरगोश पालतू नहीं था। फिर ये पक्षी? जगत मेहरा ने तुरंत कहा, इसे खाने के बारे में मत सोचो, ये खाना नहीं है, ये एक कनारी पक्षी है, एक सजावटी पक्षी। रश्मि सिंह ने उसे घूर कर देखा। किसने कहा कि मैं इसे खाना चाहती हूं? क्या मैं उस तरह की इंसान हूं? ये कहते हुए वो कैनरी पक्षी के साथ खेलने चली गई। आपने पिंजरा खुला क्यों छोड़ दिया? क्या आपको डर नहीं लगता कि ये उड़ जाएगा? रश्मि सिंह ने उत्सुकता से पूछा। मैंने इसे खुला छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि यह भाग नहीं जाएगा। ओह, सावधान रहना, इसके नीचे हाथ मत डालना, वरना ये मल त्याग कर देगा, जगत मेहरा ने कहा। इस दौरान कैनरी ने 2 बार चहचहाया, पिंजरे में कुछ बार उछली और एक तरफ भाग गई। रश्मि सिंह मुस्कुराई और बोली, लगता है ये मुझे बहुत पसंद कर रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है। जगत मेहरा भी मुस्कुराया। मैं इसकी आवाज का अनुवाद करता हूं। सामान्य अर्थ है, अमीरों को मत छो। रश्मि सिंह को बैठक में कैनरी के साथ खेलने के लिए छोड़कर जगत मेहरा खाना पकाने का काम जारी रखने के लिए रसोई में लौट आया। हालांकि उन्होंने खाना बनाना बहुत समय से नहीं सीखा था, फिर भी खाना बनाने से पहले वे हर बार तैयारी करते थे। वे पहले से ही रेसिपी का अध्ययन करते और उसमें बदलाव करते। यहां तक कि स्वाद को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए वे कई बार खाना बनाकर देखते भी थे। अपनी तीव्र इंद्रियों, स्मृति और कुशल उंगलियों के बल पर विस्तृत प्रक्रिया और योजना को पहले से तैयार करने के बाद खाना पकाने में उनकी दक्षता और निपुणता उल्लेखनीय थी। ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी कि वे किसी शीर्ष शेफ के समकक्ष थे, लेकिन कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि वे एक नौसिखिए थे जिन्होंने केवल 1 या 2 महीने पहले ही खाना बनाना सीखा था। कैनरी के साथ कुछ देर खेलने के बाद रश्मि सिंह आराम से जगत मेहरा के घर में घूमने लगी। पिछली बार जब वह कविता बंसल और जिया राठौर के साथ आई थी, तब की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं थे। ओह, ऐसा नहीं था कि कोई बदलाव नहीं हुआ था। एक अतिरिक्त पिंजरा,
एक चिड़िया और उसके लिए कुछ खाना व अन्य चीजें बगल में तैयार रखी गई थी। बेडरूम का दरवाजा खुला था और कोने में कुछ इस्तेमाल की हुई लकड़ियों का ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। वहां एक तलवार भी थी जो स्पष्ट रूप से एक असफल नक्काशी थी। उसके बगल में कई अधूरी आकृतियां पड़ी थी। इससे पता चलता था कि जगत मेहरा ने उस लकड़ी की तलवार को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगाया था। इससे यह भी साबित होता था कि वह लकड़ी की नक्काशी वास्तव में जगत मेहरा ने ही की थी। रश्मि सिंह काफी भावुक हो गई। हालांकि वह जगत मेहरा के उपहार से पहले ही संतुष्ट थी और जानती थी कि इसे बनाने में उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब असफल मूर्तियों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जगत मेहरा को लकड़ी की मूर्ति को धीरे धीरे तराशते हुए देख रही हो, मानो उसने लकड़ी की मूर्ति के जन्म की पूरी प्रक्रिया देखी हो। इस उपहार के प्रति उसकी धारणा और भी व्यापक और त्रिआयामी हो गई, मानो उसने इसे अपनी यादें दी हों। विशेष रूप से सैबर की खुरदरी आकृति वाली और दुष्ट देवता सैबर की आभा लिए हुए वो लकड़ी की मूर्ति। रश्मि सिंह उसे जितना देखती उतना ही पसंद करने लगती। जगत मेहरा, क्या तुम मुझे अपने कमरे में पड़ी सेबर की अधूरी लकड़ी की मूर्ति दे सकते हो? रश्मि सिंह दौड़कर रसोई के दरवाजे तक गई और व्यस्त जगत मेहरा से पूछा। कोई बात नहीं। जगत मेहरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, लेकिन पहले मुझे इस पर थोड़ा काम करने दो, नहीं तो इसके कई हिस्से अधूरे रह जाएंगे और बहुत खुरदुरे दिखेंगे। असल में अगर मैं इसे अभी तराशूं तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा लगेगा। रश्मि सिंह मुस्कुराई। नहीं, अब सब ठीक है, मुझे अधूरापन महसूस करने का मन करता है। फिर उसे कुछ सूझा और उसने पूछा, वैसे क्या उस कैनरी का कोई नाम है? नहीं। क्या आप इसे कोई नाम नहीं देंगे? जगत मेहरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा है। क्या आपके पास कोई सुझाव है? रश्मि सिंह ने तुरंत कहा, गोल्डन स्पार्कल कैसा रहेगा? जगत मेहरा को अजीब लगा। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, मुझे तो बस लगता है कि इसकी फर बहुत खूबसूरत है, रश्मि सिंह ने कहा। ठीक है, तो चलिए इसे गोल्डन स्पार्कल नाम देते हैं। जगत मेहरा भावनात्मक दृष्टिकोण से अपने द्वारा लाए गए जानवरों पर अधिक ध्यान देने से हमेशा बचता था, क्योंकि वे या तो भोजन बन जाते या प्रयोगों का निशाना। यदि वह उनसे अधिक संपर्क करता तो इससे या तो उसके खानपान और प्रयोगों पर असर पड़ता या उसके मनोरोगी और विकृत मानसिकता का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती। हालांकि कैनरी के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह प्रयोग का लक्ष्य होने के बजाय एक ऐसा साथी बन गया जिसके साथ वह समय बिताता था। आखिरकार मनुष्य और पक्षी एक हद तक संवाद कर सकते थे। इसे नाम देना ही उचित था। लगभग 6 बजे जगत मेहरा समय पर खाना परोसने लगा। रश्मि सिंह भी तत्परता से मदद करने के लिए आ गई। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह आम तौर पर घर का काम नहीं करती थी। वो इतनी झुलस गई थी कि उससे सूप लगभग गिर ही गया था। सौभाग्य से जगत मेहरा चौकस और सतर्क था। उसने सूप का कटोरा लाने से पहले ही छिपे खतरे को भांप लिया और समय रहते उसे बचा लिया। जगत मेहरा द्वारा सूप का कटोरा सीधे हाथों से उठाने पर रश्मि सिंह बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्या तुम्हें जलने का डर नहीं है? जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा। क्या आप सबने ये नहीं कहा था कि मैं छुपकर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूं? निर्मम लोहे के हाथ, 6 व्यंजन और एक सूप। एक हरी सब्जी को छोड़कर बाकी सभी व्यंजनों में खरगोश का मांस मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। खाना खाने से पहले रश्मि सिंह ने स्वाभाविक रूप से एक तस्वीर ली और उसे कविता बंसल और जिया राठौर को दिखाने के लिए ग्रुप में भेज दिया। कविता बंसल ने तुरंत गुस्से वाले इमोजी के साथ जवाब दिया, रश्मि सिंह, तुम मोटापे से मर जाओगे। तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। सर्दी आ रही है, अब आप अपनी पसंदीदा ड्रेस नहीं पहन सकती। रश्मि सिंह ने अपनी घृणा दिखाने के लिए थोड़ी सी जीभ बाहर निकाली हुई इमोजी के साथ जवाब दिया, जिया राठौर,
अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाएं बहुत अधिक खरगोश का मांस खाती हैं, तो इससे शरीर की चर्बी कम हो जाती है, मांसपेशियों की मात्रा बढ़ जाती है, स्तन सिकुड़ जाते हैं और नितंब सख्त हो जाते हैं। रश्मि सिंह ने फड़कते गालों वाला इमोजी भेजा। लाओ शिया, क्या तुम्हें वाकई में ठंडे मीठे चुटकुले सुनाना आता है? आप असली व्यक्ति नहीं हैं। तुम्हारे शरीर पर किसने कब्जा कर लिया है? कुछ देर व्हाट्सएप पर समय बिताने के बाद जगत मेहरा ने रश्मि सिंह से मेज पर बैठने और खाना शुरू करने का आग्रह किया। चूंकि उनके घर बदलने से पहले मिसेस टंडन ने उन्हें एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर दिया था, इसलिए जगत मेहरा को चावल बनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। पिछली 2 बार की तुलना में इस बार कुछ नए व्यंजन थे। यहां तक कि पिछले व्यंजनों को भी जगत मेहरा ने रश्मि सिंह के स्वाद के अनुसार बदल दिया था, इसलिए उन्हें खाते समय एक अलग ही अनुभव हुआ। स्वादिष्ट। शेफ जगत मेहरा, आपकी पाक कला वाकई हर बार बेहतर होती जा रही है। अद्भुत। ये व्यंजन पिछली बार से भी बेहतर है। रश्मि सिंह का मुंह जल गया था, इसलिए सांस लेते हुए वो अवाक रह गई। जगत मेहरा ने अपने होंठ सिकोड़कर विनम्रता दिखाने के लिए मुस्कुराने का नाटक किया, लेकिन असल में उसे थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। जाहिर है उसे व्यंजन बेहतर ही लगेंगे। आखिरकार ये सब उसकी पसंद के अनुसार थोड़े बहुत बदले गए थे।